दोस्तों अगर आप स्टॉक्स के थ्रू कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं इन्वेस्टर्स कि इन स्टॉक्स में जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी की रिसर्च हम किस तरीके से करें या कंपनी का एनालिसिस किस तरीके से करें कि वो कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करें, बैलेंस शीट्स को चेक करें, पीएनएल्स को चेक करें, पीयर कंपैरिजन करें। आज के सेशन के अंदर हम काफ़ी अच्छे से एक डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेशन रखेंगे, बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे। कम टाइम के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आप किसी भी कंपनी का क्विक एनालिसिस कर सकते हो कि उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हो या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपका उसको एनालिसिस किस तरीके से करना है एंड एग्जैक्टली वो कंपनी क्या करती है, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे स्क्रीनर वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये वेबसाइट पर्सनली अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ है। एक सेंसिबल करके वेबसाइट्स है एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो बिकॉज डेटा सब में सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपके सामने यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हो ये स्क्रीनर की स्क्रीन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाके सर्च बटन पे जाके आप यहाँ पे किसी भी कंपनी को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप जिस भी कंपनी पे रिसर्च करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी कंपनी का नाम लिख देते हैं, हम डाबर का नाम ले लेते हैं कि हम डाबर इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपनी कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हो, कोई स्मॉल कैप कंपनी हो, कोई बहुत अच्छी कंपनी हो, जो भी है आप यहाँ पे नाम डालोगे उसका नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर वो लिस्टेड है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाबर डाला आपके सामने यहाँ पे डाबर की डिटेल्स ओपन होके आ चुकी है। अब देखिए जब भी आप किसी भी स्क्रीनर पे या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी स्टॉक्स की डिटेल ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन या फाइनेंशियल्स या इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको अबाउट सेक्शन को ओपन करना है। यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे रीड मोर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी स्टॉक्स को ओपन करते हैं तो वो सीधा वो देखते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट्स कितने कमा रही है, कंपनी का स्टॉक प्राइस कितने का है, कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में देखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो धंधा क्या करती है, वो कौन सा बिजनेस करती है। जैसे ही आप यहाँ पे डाबर का हमने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाबर इज़ अ इंडिया लीडिंग एफएमसीजी आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी, वाइड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे डाबर की आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि डाबर एक एफएमसीजी सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर में काम करती है। आप सबको पता होगा डाबर च्यवनप्राश बनाता है, टूथपेस्ट बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। अब ऐसा नहीं है कि हमने डाबर ओपन किया है तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है तो आप भी कोई पॉपुलर कंपनी की ही रिसर्च कर सकते हो। छोटी से छोटी कंपनी को भी आपको इसी तरीके से रिसर्च करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे। लीडिंग एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड इज़ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर जाओगे तो आपको बिजनेस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा होम एंड पर्सनल केयर के अंदर 48.6% का मार्केट शेयर है। अब देखिए अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे नहीं देखोगे और डायरेक्ट फाइनेंशियल के ऊपर चले जाओगे तो आपको यही नहीं पता लग पाएगा कि जिस कंपनी के अंदर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कि वो कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस जगह से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट में देखोगे तो होम एंड पर्सनल केयर के ऊपर 48.6% प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। 8.6% बिजनेस इनका जो है होम एंड पर्सनल केयर का है, जिसमें ओरल केयर, हेयर ऑयल, शैम्पू, होम केयर, स्किन केयर। हेल्थ केयर के अंदर इनका 31.4% का मार्केट शेयर है। हेल्थ सप्लीमेंट, डाइजेस्टिव्स एंड ओटीसी एंड एथिकल। फूड एंड बेवरेजेस के अंदर यहाँ पे इनका 20% का मार्केट शेयर है, जिसमें से बेवरेजेस एंड फूड्स यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो इनका मार्केट शेयर है वो होम एंड पर्सनल केयर के अंदर है। तो इसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये जो कंपनी है वो 48.6% मेजॉरिटी जो मार्केट शेयर है इसका, जो बिजनेस सेगमेंट है वो होम एंड पर्सनल केयर का है। तो आप जब इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ तो मेरा जो मेजॉरिटी यहाँ पे पैसा है वो होम एंड पर्सनल केयर में ही जाएगा। जो हमें रिटर्न्स बनेगी वहाँ पे वो वहीं से आ रही हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो वहीं से ड्राइव होंगे।
इसके बाद आपको नीचे ये एक्विजिशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे 51% स्टेक यहाँ पे बादशाह मसाले के अंदर यहाँ पे जो है एक्वायर किया है उसको यहाँ पे 588 करोड़ के अंदर। तो अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो ये लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक हेल्थ केयर, फूड बेवरेजेस एंड बिजनेस सेगमेंट की डाबर इंडिया को एक स्पाइसेस बिजनेस के अंदर एंटर करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, उसने स्पाइस बिजनेस को यहाँ पे क्यों एक्वायर किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इवन अगर आप यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको वहाँ पे डिटेल मिल रही है उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल की वो कहाँ से उठाई गई है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे ये रेटिंग से यहाँ पे इनकी डिटेल्स उठाई गई है, रेटिंग रिपोर्ट से। तो वापस अगर हम यहाँ पे चलें तो आप नीचे आओगे तो इनके ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से इनके ब्रांड्स हैं, जैसे डाबर है, वाटिका है, रियल है, हाजमोला है, पुदीना हरा है, लाल तेल है, डाबर रेड, डाबर आंवला, डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये सारे प्रोडक्ट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, डेली लाइफ में बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपका जो पैसा है वो इन कंपनी के अंदर जाएगा जो ये कंपनी ब्रांड्स ये बना रही हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखोगे 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है 21 कैटेगरीज के अंदर, 1000 एसक्यूज हैं इनके। इंटरनेशनल फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो एशिया के अंदर 22% का फुटप्रिंट है इनका, अमेरिका के अंदर 16% का है, यूरोप के अंदर 12% का फुटप्रिंट है, अफ्रीका के अंदर 24% एंड मिडिल ईस्ट के अंदर 26% के फुटप्रिंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी हैज़ 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन इंडिया, 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन यूएई, इजिप्ट, टर्की, नाइजेरिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप यहाँ पे इनका देख सकते हो, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो कि कंपनी R&D के ऊपर कितना खर्च कर रही है, कैपेक्स कंपनी क्या करने वाली है, FIR चेयरमैन के ऊपर है, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। और जब भी आप किसी भी कंपनी का खोलोगे सबका यहाँ पे अबाउट अलग मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जब मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हो सकता है वीडियो बोरिंग लगने लगी हो। अब देखिए जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या तो आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लेके यहाँ पे कंपनीज़ की डिटेल्स को समझ लो, या फिर जब आप इन्वेस्ट कर दोगे ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च नहीं करोगे आपको लॉस होगा, तब यहाँ पे आप रिग्रेट कर लो। बिकॉज आपको किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी बहुत डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आपने ये जो अबाउट सेगमेंट है इसको पूरा पढ़ लिया और बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आपको कंपनी के बारे में छोटी से छोटी चीज़ आपको पता लग जाएगी, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कैसे बेचती है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो आपको एक ओवरऑल ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली अगर मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की तो ये कंपनी करती क्या है, मुझे ये तो पता होना चाहिए। फाइनेंशियल्स के ऊपर तो हम बाद में आएंगे कि कंपनी प्रॉफिट्स कितने जनरेट कर रही है, हमें यही नहीं पता होगा कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कहाँ से कर रही है, तो हम प्रॉफिट्स देख के करेंगे क्या। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे साइड में इसकी कुछ की रेशियोज एंड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपको पता होगा कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको शेयर प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 424 रुपीज़ का है। हाई एंड लो कितना स्टॉक ने किया है वो आपको मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। पी रेशियो आपको पता चल जाएगा। पी रेशियो काफ़ी अच्छा रेशियो होता है, बहुत सारे लोग पी रेशियो के बेसिस पे ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि बहुत गलत होता है। बट पी रेशियो अगर मैं आपको बताऊँ, पी रेशियो बेसिकली ये होता है कि अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो मार्केट उसको कितने रुपए देने के लिए तैयार है, ये हमको पी रेशियो बताता है। इसके साथ ही अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे करंट रेशियो है, ये बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे एडिट रेशियोज़ पे क्लिक करके ये लगाया। हाँ, अगर आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस करना तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ को एनालाइज करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे और वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इंडस्ट्री पीई देखना है तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्री पीई पे क्लिक करूँगा एंड इसके बाद यहाँ पे सेव क्विक रेशियोज़ पे क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे इंडस्ट्री पीई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इससे आपको क्या पता लगेगा कि जो कंपनी का पीई है वो 39.5 का है और जो इंडस्ट्री का पीई है वो 39.8 का है। काफ़ी ज़्यादा एज पे हैं दोनों, बट पॉइंट के रेशियो में लेकर चलें तो डाबर का पी रेशियो उससे कम ही आ रहा है। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करके आपको क्या पता लगेगा कि अगर मान लीजिए इंडस्ट्री का पी काफ़ी ज़्यादा है और जो कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा कम है
तो पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस कंपनी या वैल्यू पे आपको मिल रही है, तो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, इस कंपनी में आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर कोई कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है और इंडस्ट्री का पी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूड होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप जैसे ही और आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको कंपनी का ग्राफ मिल जाएगा कि कंपनी ने 10 साल के अंदर कितने रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर कितने रिटर्न दिए हैं। वो सब यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की क्या होने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वीडियो बोरिंग लग रही हो, बट अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। और आपको उसमें बोरिंग हो रही है, आपको बोर हो रहे हो, तो फिर उसमें फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे चल के। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन होगा। पीयर कंपैरिजन को आपको पहले नहीं देखना है, क्वार्टरली रिजल्ट को भी आपको पहले नहीं देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पे। आपने कंपनी की डिटेल समझ ली, कंपनी की बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए, रेशियो समझ लिए, कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब बारी आती है कि आप ये जानो कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये जानना आपके लिए अब अगला नेक्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब जनरली अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर देखोगे तो आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अलग तरीके से दिख रहा है, क्या यहीं से हम देख सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है या बैलेंस शीट देखना है तो आप इसको एनुअल रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आपको सबसे लास्ट में जाना है। जैसे ही सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे हर फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे फाइनेंशियल 25 की आपको अगर रिपोर्ट चाहिए, आप इस पर जस्ट क्लिक करोगे और आपके सामने ये एनुअल रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर 544 पेजेस हैं। तो बहुत बड़ी एनुअल रिपोर्ट होती है, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। आपको यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर चले जाना है। आप यहाँ थोड़ा सा अगर नीचे आओगे, हाँ, आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल कैपिटल्स। फाइनेंशियल कैपिटल्स के अंदर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ आपके मिल जाएंगे, जो भी आपके बैलेंस शीट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए अभी जैसे ये एम्बेडेड नहीं है, बहुत सारी बैलेंस शीट के अंदर इंडेक्स के अंदर एम्बेडेड होता है। जैसे ये फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे, बट अभी यहाँ पे एम्बेडेड नहीं है। तो आप जैसे ही इस पेज के ऊपर जाओगे ना, जैसे 48 नंबर पेज है, तो आपको वहाँ से वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इवन मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा भी दूंगा बाद में। सबसे पहले हम वापस यहाँ पे P&L स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आप देखोगे तो जो सबसे टॉप लाइन पे होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे टॉप लाइन पे होता है सेल्स। कुछ जगहों पे यहाँ पर रेवेन्यू मेंशन होता है। सेल्स जो होती है वो ये होती है कि कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, डाबर ने अगर च्यवनप्राश बनाया है तो उसको बेचा और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया, बेचने के बाद कंपनी के गल्ले के अंदर कितना पैसा आया है, वो यहाँ पे सेल्स होती है, वो रेवेन्यू होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी के मार्च 2026 के अंदर 13,193 करोड़ के अंदर यहाँ पे जो है सेल्स यहाँ पे जनरेट हुई है। अब मुझे कैसे पता है कि ये 13,193 करोड़ है? कुछ नहीं, आपको जस्ट यहाँ पे ऊपर चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर्स इन रुपीज़ करोड्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवर द ईयर सेल्स कितनी तेज़ी से ग्रो करी है, तो आप देखोगे 2015 के अंदर 7,795 करोड़ की यहाँ पे सेल्स थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 8,515, 8,685 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हो गई है। तो अगर आप एक चीज़ एनालाइज करोगे कि इसकी सेल्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन हो रही है यहाँ पे सेल्स ग्रोथ। जब आप किसी कंपनी को चेक करोगे तो वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पाइक्स देखने को मिले कि 2019 के अंदर 10,000 करोड़ की सेल्स थी, 2020 के अंदर 20,000 करोड़ की सेल हो गई, अगले साल 5,000 करोड़ की सेल हो गई। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? बिकॉज डाबर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट कैप्चर बड़ा है और एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन के अंदर ये वर्क कर रही है। जैसे ही आप सेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ मिल जाएगी कि कितने % की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मिली है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्क्रीनर ओपन किया, या फिर जो और भी यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं उन पे आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ को आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ओरिजिनल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें होता है हमारा एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में, उसमें जब आप देखोगे तो हो सकता है आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ये काफ़ी ईजी होता है समझने के लिए भी।
इसके बाद आप नेक्स्ट जो देखोगे सेल्स के बाद का जो ऑप्शन है वो है एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए जब भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही होती है तो उसका कुछ खर्चा भी होता है। जैसे डाबर ने च्यवनप्राश बनाया तो च्यवनप्राश के अंदर इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कुछ बॉटल का खर्चा होता है, तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं इसमें। तो वो जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाने के अंदर खर्चा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, और वो हमारा एक्सपेंसेस के अंदर आता है। क्या सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एक्सपेंस हैं कंपनी को, क्या वो भी यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर आते हैं? वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज COGS के अंदर वही खर्चे आते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के अंदर जो खर्चा आया है वो यहाँ पे COGS के अंदर आता है। उसके बाद जो सेलिंग एंड मार्केटिंग के अंदर एक्सपेंस आता है वो हमारा दूसरे सेगमेंट में जाएगा, उस पर हम अगले लाइन आइटम से बात करेंगे। एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि मार्च 2026 के अंदर यहाँ पे 10,743 करोड़ के एक्सपेंसेस है कंपनी के। एक्सपेंसेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट मिलेगा कि कंपनी के अंदर मटेरियल कॉस्ट का कितना खर्चा आया है प्रोडक्ट को बनाने में। तो आप देखोगे 52% का मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आया है। ओवर द ईयर आपको चेक करना है कि ओवर द ईयर मटेरियल कॉस्ट किस तेजी से इंक्रीज हुआ है, मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज। इससे आपको पता लगेगा कि कंपनी के खर्चे कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे अभी करंट टाइम पे मार्च 2026 में 0 दिखा रहा है। बैकएंड में देखोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय कॉस्ट 10% की है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लगे हैं उनका टोटल क्या खर्चा है, तो 10% खर्चा यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट का है, और बाकी का 19% का अदर कॉस्ट के अंदर चला जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही देखोगे मटेरियल कॉस्ट और एक्सपेंसेस को जब आप हटाओगे तो सेल्स एंड एक्सपेंस को हटाने के बाद नीचे आपको एक देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एबिडा। एबिडा को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि कंपनी के सेल्स में से जो उसके खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS जब हम हटा देते हैं, रेवेन्यू एंड सेल्स में से जब हम COGS को रिमूव करते हैं तो हमारा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिडा निकल के आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिडा जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने एग्जैक्टली यहाँ पे कमाया है अपने खर्चे को हटाने के बाद। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप मार्च 2026 का देखोगे 2450 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को आपको चेक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप इसके देखोगे तो मार्च 2015 में 17%, फिर 20, 21, 19 एंड अभी करंट टाइम पे भी 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। किसी भी कंपनी के अंदर एबिडा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वो प्रॉफिट होता है जो एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया है। इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो पूरे कैश के फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लीजिए इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे अदर जगहों पे जाएंगे, जैसे मैंने एबिडा की बात करी थी कि यहाँ पे एबिडा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि ये जो एबिडा है इसके अंदर से टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हटाई गई हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन, टैक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, और जो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कैश एक्सपेंस के अंदर आता है। तो बेसिकली ये जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अदर इनकम्स का भी यहाँ पे आपको देखने को ऑप्शन मिल जाएगा कि अदर कौन कौन सी इनकम्स हैं। तो अदर इनकम्स के अंदर देखोगे तो एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से हैं, अदर इनकम कौन कौन सी है। इसके बाद जो आपका देखने को मिलेगा वो है हमारा इंटरेस्ट। अब हमने बोला था ना कि एबिडा के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आएगा, अगला लाइन आइटम। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। इंटरेस्ट पे करने के लिए अगर आप देखोगे तो 145 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जो कंपनी को पे करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन अगर आप देखोगे तो डेप्रीशिएशन 469 करोड़ रुपीज़ का है। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन बेसिकली ये होता है किसी भी कंपनी के अंदर जो मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, कोई भी एसेट यूज़ हो रहा है, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट करती है। बहुत सारी कंपनीज़ में ये भी होता है कि डेप्रीशिएशन का मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंपनी ने एक मशीन मंगाई 10 करोड़ रुपीज़ की। अब बेसिकली कंपनी के अकाउंट से वो 10 करोड़ रुपीज़ आज जा चुके हैं, बट कंपनी उसको अगले 20 सालों तक उस मशीन को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने वाली है।
तो कंपनी उस 20 सालों तक जब उस मशीन को यूज़ करेगी तो कंपनी आज ही उसका जो है 20 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए की जो मशीन है उसको आज ही अपने रिकॉर्ड्स के अंदर क्यों डाले। तो वो कंपनी क्या करती है, उसको 20 सालों के अंदर छोटे छोटे अमाउंट के अंदर बांट के उसको डेप्रीशिएशन के अंदर डाल देती है, जिससे क्या होता है डेप्रीशिएशन वहाँ पे लग जाता है और कंपनी उसको टोटली यूज़ कर पाती है। डेप्रीशिएशन के बेनिफिट से ये भी होता है कि कंपनी का जो टैक्सेबल इनकम है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि डेप्रीशिएशन के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है। तो डेप्रीशिएशन से आपको ये पता लगेगा कि कंपनी का डेप्रीशिएशन अमाउंट कितना है। बट जब भी आप किसी भी कंपनी को चेक करो तो आपको एबिडा को बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज एबिडा ही आपको एग्जैक्ट बता पाएगा कि कंपनी ने टोटल एग्जैक्टली कैश से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है माल बेच के। अगर आप इंटरेस्ट हटा दोगे, डेप्रीशिएशन हटा दोगे, इसके बाद आपका अगला जो लाइन आइटम आप देख रहे हो वो टैक्स का है। 23% का टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। और उसके बाद आपका देखोगे तो इसी को लोग पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप यहाँ पे देखोगे 23% का टैक्स लगने के बाद जो आपका पीबीटी आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 2420 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे आ रहा है। तो 13,193 करोड़ रुपीज़ की सेल्स में यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2420 करोड़ रुपीज़ का है। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है टैक्स हटाने के बाद में। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है 1869 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जैसे हमने टैक्स माइनस किया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसी को पैट भी बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो या फिर नेट प्रॉफिट बोल दो, दोनों सेम है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा है, सेल्स की जगह रेवेन्यू लिखा है, तो वो एक ही चीज़ होती है। इसके नीचे आपको अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा कि कंपनी ने इतनी जो इनकम जनरेट करी है, जो प्रॉफिट जनरेट किया है, उस पर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कितना यहाँ पे निकाला है और डिविडेंड कितना यहाँ पे बांटा है। तो यहाँ पे देखोगे 77% का डिविडेंड है। अब ये 77% का डिविडेंड क्यों है? जितनी भी आप स्टेबल कंपनीज देखोगे, बड़ी कंपनीज देखोगे, उनका जो डिविडेंड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो इनकम हो रही है वो उसको बहुत ज़्यादा कैपेक्स के अंदर नहीं डाल सकती। कंपनी ने अगर 1000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और कंपनी बहुत बड़ी है और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर कि हमें उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, नया प्लांट लगाना है, तो बेसिकली कंपनी उसको डिविडेंड में डाल देती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म वाली जो कंपनी देख रहे हो या फिर जो मिड कैप वाली है, जो स्मॉल कैप की कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनको आप देखोगे तो उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम होता है। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। ये आप कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना होता है। बेसिकली आपको जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि सेल्स के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, सेल्स कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, ओवर द टाइम सेल्स के अंदर क्या हुआ है। एक्सपेंसेस को आपको चेक करना है कि एक्सपेंसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। देन आपको एबिडा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है कि एबिडा ग्रोथ क्या चल रही है, एबिडा मार्जिन क्या चल रहा है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो है डेप्रिसिएशन वगैरह क्या है, इंटरेस्ट क्या है और नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना निकाला है। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें देख लोगे तो आपको बेसिकली कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। देन आप आगे बढ़ोगे और बैलेंस शीट के ऊपर जाओगे। अब बैलेंस शीट को जो है अगर आप देखोगे तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ एसेट्स होती हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रूल्स चेंज हुए और वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट आ गई कि पहले आपको वहाँ पे एसेट्स आ रही हैं, फिर लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, तो एक सीरियल वाइज आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाके चेक करोगे बैलेंस शीट को, तो आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर जब देखोगे तो वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी आप जो ये एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो इसके अंदर जब आप बैलेंस शीट को यहाँ पे देखोगे तो ये बैलेंस शीट आपको अलग तरीके की दिख रही होगी। ये बिल्कुल वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर है, बिकॉज रूल्स चेंज हो गए हैं और अब आपको जो जितनी भी कंपनीज़ की बैलेंस शीट है वो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही मिलेगी। तो अब आपको जो बैलेंस शीट्स हैं वो इसी फॉर्मेट्स में मिलेंगी और आपको इसी फॉर्मेट्स में ही आपको रीड करना है। अब यहाँ पे स्क्रीनर्स के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए बैलेंस शीट रीड करना। वैसे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जनरली आप एक स्टूडेंट होगे या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते होगे, तो आपको एक बेसिक रिसर्च की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर रिसर्च करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपके लिए वो इनफ भी नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो सबसे टॉप लाइन आइटम आपका इक्विटी कैपिटल्स मिलेगा। बैलेंस शीट के अंदर आपने सुना होगा कि जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं वो इक्वल होती हैं। इवन एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ होता है। तो इक्विटी का क्या सेगमेंट है आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे जो टॉप आइटम होता है वो इक्विटी कैपिटल ही यहाँ पे लिखा होता है।
तो इक्विटी कैपिटल क्या होता है? ये वो पैसा है जो मालिकों ने, कंपनी के मालिकों ने पैसा यहाँ पे डाला हुआ है। कंपनी के मालिक ने जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो इक्विटी कैपिटल के अंदर आता है। ये शेयर होल्डर्स के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितना भी पैसा डाला है वो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल के अंदर है। इवन अगर आप देखोगे तो इक्विटी कैपिटल 2015 से लेके 2026 के बीच में इक्विटी कैपिटल काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, बिकॉज वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के ओनर्स ने, कंपनी के मालिकों ने यहाँ पे डाली हुई है, वो हर साल कोई बढ़ नहीं रही है कि कंपनी के मालिक हर साल आके पैसा डालते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इक्विटी कैपिटल है कि कंपनी के मालिकों ने जो पैसा डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्व्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब रिजर्व्स क्या होते हैं? कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे को होल्ड करके रखती है। जितनी बड़ी कंपनी होगी आपको उसके रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर दिया बट उसको पता नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑलरेडी उसने बहुत सारी जगहों पे एक्सपेंड कर चुकी है, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह एक्सपेंडेड है। तो वो नया प्लांट और कहाँ पे लगाए? उस केस में कंपनी रिजर्व्स को बढ़ाती है और यहाँ पे जो डिविडेंड्स हैं उनको बढ़ाती है। इसीलिए आपको पीएनएल स्टेटमेंट्स के अंदर डाबर का डिविडेंड आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे डाबर्स को सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस की वजह से यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कंपनी का एनालिसिस करना है। मैं किसी भी तरीके से डाबर के लिए एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसको बाय करना चाहिए। आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको उस कंपनी में रिसर्च करिए, देन अपने रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्ट करिए, या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का आप सहारा ले सकते हैं, आप उससे भी इन्वेस्ट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बोरोइंग्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। बोरोइंग्स के अंदर आप चेक कर सकते हो कि कंपनी की टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे कितनी है, कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है। अब बोरोइंग्स के अंदर आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो बोरोइंग्स देखने को मिलेंगी। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो कंपनी ने एक साल से ऊपर के लिए ले रखी है। जैसे कंपनी ने कोई यहाँ पे प्लांट खरीद रखा है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, उसको ले रखा है, तो उसके लिए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी ने कोई लोन ले रखा है अगले 20 सालों के लिए, तो वो 20 सालों तक की जो उसकी ईएमआई जाएगी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए ली है, एक साल के अंदर वो बोरोइंग ख़त्म हो जाएगी। बोरोइंग के अंदर एक करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा बाद में। बट बोरोइंग आपको चेक करनी चाहिए कि कंपनी के अंदर बोरोइंग्स कितनी ज़्यादा है। बोरोइंग्स बढ़ती हैं कंपनी के अंदर तो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा कम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद लीज एंड लाइबिलिटीज़, कंपनी ने अगर कोई किराए पे कुछ ले रखा है तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देन आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के बाद आपको टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, टोटल 17,490 करोड़ रुपीज़ की। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है फिक्स्ड असेट के बारे में, तो ये जो फिक्स्ड असेट यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे आपका लैंड्स हैं, बिल्डिंग हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, व्हीकल्स, इनटेंजिबल एसेट्स, अदर फिक्स एसेट। अब हो सकता है आपको ये इनटेंजिबल एसेट्स समझने में दिक्कत हो रही हो। देखिए किसी भी कंपनी के लिए जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो कौन से एसेट्स होते हैं? मान लीजिए कंपनी है बहुत बड़ी, यहाँ पे डोमिनोज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे तो वो जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर आती है, बट आप एग्जांपल के लिए लेके चलिए कि डोमिनोज अगर लिस्टेड है तो उसके लिए यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स क्या होंगे? तो कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सब्सक्रिप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर्स के। अब ये ऐसे खर्चे हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ये इनटेंजिबल्स हैं, बट कंपनी के लिए एक काफ़ी ज़्यादा खर्चा है या फिर असेट्स भी बन जाती हैं कंपनी के लिए। तो ये जो इसकी फिक्स असेट्स हैं, तो इनटेंजिबल जो इसकी असेट्स हैं, जैसे इनटेंजिबल्स में कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के लिए खर्चा बन जाती है वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है अगर कोई कंपनी की इनटेंजिबल लाइबिलिटीज़ है। बट जब एसेट्स के अंदर आते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करी है वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद इनकी फिक्स एसेट्स अदर कुछ हैं, और सारी अगर चीज़ें आप मिला दोगे तो आप यहाँ पे कंपनी की जो टोटल फिक्स एसेट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो CWIP आपको एक देखने को मिला है, ये आपको बहुत सारी बैलेंस शीट में मिलेगा। तो ये CWIP होता है, ये होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? मान लीजिए कंपनी ने एक नया प्लांट लगाया, वो प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर कैपिटल इन्वॉल्व हो चुका है बट काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, CWIP। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखोगे तो मार्च 26 के अंदर 137 करोड़ रुपीज़ का है। और जितनी भी चीज़ें आप देखोगे इसको आपको पिछले 10 साल से कंपेयर करना है कि कंपनी से 10 साल से ये सारी चीज़ें किस तरीके से ग्रो करी हैं, किस तरीके से यहाँ पे स्टेबल रह गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कितना कर रखा है। अदर जो भी असेट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आ जाओगे। अदर एसेट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1000 करोड़ का माल किसी को बेचा है और 500 करोड़ रुपीज़ उसको तुरंत मिल गए हैं, और 500 रुपीज़ जो है वो डेट पे गया है, वो ऑन क्रेडिट माल यहाँ पे कंपनी ने बेचा है। तो टेक्निकली कंपनी को वो जो 500 करोड़ रुपीज़ हैं वो वापस लेने हैं, वो ऑन क्रेडिट माल गया है। तो वो जो 500 करोड़ हैं वो रिसीवेबल्स हैं, कंपनी को रिसीव करने अभी बाकी हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ये होता है, कंपनी के अंदर देखोगे तो 715 करोड़ रुपीज़ के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इवन जब भी आप किसी भी बैलेंस शीट को एनालाइज करो तो पेबल एंड रिसीवेबल्स दोनों आपको चेक करने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मैन्युपुलेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो रिसीवेबल्स के अंदर होती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेल्स दिखाती हैं 10,000 करोड़ रुपीज़ की और रिसीवेबल्स दिखा देती हैं 10,000 करोड़ रुपीज़ की। अब अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टर होगा, नॉर्मल पर्सन होगा, वो बैलेंस शीट को चेक करेगा कि सोचेगा कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वो रिसीवेबल्स उसको नहीं पता होंगे क्या होते हैं, वो रिसीवेबल्स को चेक नहीं करेगा। एक कंपनी है मिष्ठान फूड्स, अभी अगर मैं उस पर जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आपके लिए आप एक होमवर्क की तरीके ले सकते हो कि आपको स्क्रीनर पे ही जाकर मिष्ठान फूड को सर्च करना है। एंड जब आप उसकी बैलेंस शीट के सबसे पहले आपको पीएनएल स्टेटमेंट उसकी सेल्स चेक करनी है, देन आपको बैलेंस शीट के अंदर आकर उसके रिसीवेबल्स चेक करने हैं। उसका स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरा था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था वहाँ पे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें बहुत बोरियत लग रही हो कि मतलब समझ में नहीं आ रही हैं या क्यों ही इतनी सारी चीज़ें देखनी है। बट अगर आप ऊपर ऊपर के से अगर सारी स्टेटमेंट्स को या नंबर्स को देखोगे तो आपको अंदर की ये सारी चीज़ें नहीं पता लग पाएंगी। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली रिसीवेबल्स आपको मेंशन नहीं होते हैं, आपको उस स्टेटमेंट के अंदर घुसना पड़ता है, तब आपको रिसीवेबल्स या फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको रिसीवेबल्स पेबल्स की सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन आपके यहाँ पे टोटल एसेट्स आपको दिख जाएंगे कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स इतने हैं एंड टोटल लाइबिलिटीज़ इतनी है। देन इसके बाद आप यहाँ पे कुछ रेशियोज़ भी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि कंपनी के पास अभी करंट टाइम पे कैश में धंधा कितना चल रहा है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर हम नहीं ले जाएंगे, आप इतना ही समझ लो कि कंपनी की कैश की एक्टिविटी होती है। बेसिकली आपने बैलेंस शीट एंड पीएनएल समझ लिया तो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे हो जाएगी, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा अभी लंबी हो रही है एंड मुझे बेसिक और चीज़ों पे भी बात करनी है। जैसे अभी आपको मैंने ऊपर यहाँ पे पीयर कंपैरिजन यहाँ पे छोड़ दिया था, आपको अब वापस आना है बैलेंस शीट के बाद पीयर कंपैरिजन के ऊपर। पीयर कंपैरिजन के अंदर आप सेम चीज़ कर सकते हो, एडिट कॉलम के ऊपर जाओगे तो आपको जिन बिन चीज़ों से कंपैरिजन करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको सारी कंपनीज़ की सेल्स ग्रोथ कितनी आ रही है कंपेयर करना है अदर कंपनीज से, कि डाबर का आप हिमालय के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे डाल रखी हैं कि मुझे किस हिसाब से चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पे 7 कंपनीज मिल रही हैं। यहाँ पे व्यू मोर पे करोगे तो आपको और भी कंपनीज मिल जाएंगी। अब जैसे आप देखोगे गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर इंडिया है, कोलगेट है, पीएनजी हाइजीन है, जिलेट है, क्यूपिड है, इमामी है। आप इन सबको एक पेज के ऊपर एनालाइज कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस कितना है, पी कितना है। पी मैंने आपको बताया था पी क्या होता है, आप वापस जाकर देख सकते हो, मैं दोबारा मेंशन नहीं करूँगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक कर सकते हो, नेट प्रॉफिट कितना है, क्वार्टर प्रॉफिट कितना है, सेल्स क्वार्टर कितना है, जीपीएम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये मैंने अलग से यहाँ पे लगा रखा है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं एबिडा होता है, और एबिडा पे आपको ध्यान देना चाहिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर किस तरीके से काम कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हमारी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। इसके बाद अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो तो डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास इतनी पावर होगी कि आपको ये पता लग पाएगा कि जिस कंपनी के बारे में मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वो कंपनी किस तरीके की है, कंपनी क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग पाएंगी। आप चाहो तो इसको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर एनुअल रिपोर्ट्स से भी यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मुझे इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा छोटा रखना था बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता भी नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में
स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस सीखनी है कि हम कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करें, कंपनीज को एनालाइज करें। एंड अगर आप चाहते हो कि हम एक एक लाइन आइटम्स पे काफ़ी डिटेल में बात करें, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे काफ़ी डिटेल में बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे काफ़ी डिटेल में बात करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरीके की वीडियोज़ भी चाहते हो। बिकॉज मैंने पूरे चैनल के ऊपर एक पहली ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ जो एक डीप एनालिसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपको आने वाले समय में डिटेल एनालिसिस की वीडियोस चाहिए बैलेंस शीट, कैश फ्लो पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे कि नहीं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो से अगर कुछ सीखा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और भी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।